आज एक तरफ तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी का फेस बनाया गया, तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का तोहफा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि यह महागठबंधन की जीत है या राहुल गांधी के दलित कार्ड पर बड़ा धक्का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने जो बम फोड़ा, वो क्या बिहार की सियासत को हिला देगा? क्या मुकेश सहनी आज के असली मैन ऑफ द मैच बने हैं, या ये सिर्फ एक पेज ठीक करने की जुगाड़ है? आज का टॉपिक है बिहार चुनाव 2025 का वो बड़ा ऐलान जो महागठबंधन ने पटना की धरती पर किया। सरल शब्दों में कहें तो एक पेच सुलझा, लेकिन क्या दूसरे में उलझन बढ़ गई है? आज का बड़ा सवाल है कि राहुल ने बिहार कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दलित नेता राजेश राम को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष चुना, लेकिन डिप्टी सीएम फेस पर राजेश का नाम क्यों नहीं? क्या यह दलित वोट बैंक को नजरअंदाज करना है, या गठबंधन की राजनीति में आरजेडी वीआईपी का दबदबा हावी हो गया? क्या राहुल गांधी चाहते तो दबाव डाल सकते थे, या एकजुटता के लिए चुप रहे राहुल गांधी? सवाल उठ रहे हैं कि दलित चेहरा गायब क्यों? इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां हम बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश सर, राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय की बात करते हैं और कुछ भी कोई घटना हो तो वहां पर पहुंचते हैं, पीड़ितों के परिवार से मिलते हैं, और ये लगातार ये उम्मीद लगाई जा रही थी सोशल मीडिया से लेके बाकी विश्लेषकों तक भी कि, और आपने भी एक शो में मुझे याद है कि कहा था कि इनकी रणनीति है कि 2 डिप्टी सीएम हों, एक पिछड़ा और एक दलित, जहां तक मुझे याद है। तो फिर दलित तो आया नहीं, ये कहा कि पिछड़ा भी और एक बाद में हम सोचेंगे। क्या हुआ आज? देखिए, एग्जैक्टली क्या हुआ हमें पता नहीं है। कांग्रेस ने कितना पैरवी की राजेश राम की गठबंधन के अंदर दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, वो हमें पता नहीं है। ये स्ट्रेटेजिकली अभी रोक कर रखा गया है या बाद में इस पर कोई घोषणा होगी, क्योंकि अशोक गहलोत ने एक हिंट छोड़ दिया था कि एक और पिछड़ी जातियों दलितों से एक और डिप्टी सीएम का ऐलान हो सकता है। तो ये तो ऐसा लग रहा है, लेकिन ये सचमुच में आश्चर्य की बात है कि मुकेश सहनी, जिनकी पार्टी बहुत छोटी सी है और जिनका वोट बैंक भी मतलब मल्लाहों का वोट बैंक केवल 2.6% है, जबकि जिस जाति से राजेश राम आते हैं, दलितों का तो वैसे 20% वोट बैंक है बिहार में, लेकिन केवल जो रविदासी दलित हैं उसका वोट बैंक 5.26 के आसपास है, जो कि चिराग पासवान की जो बिरादरी है, पासवान बिरादरी, उसके वोट बैंक के बिल्कुल बराबर है। तो एक एक जबरदस्त टक्कर यहाँ पर कांग्रेस दे सकती थी, दलित वोटों को लुभाने में, अपने साथ जोड़ने में। और दलित जुड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ, जिस तरह का एजेंडा कांग्रेस लेके चल रही है, दलित जुड़ रहे हैं। और अगर ये कदम उठा लेती कांग्रेस, दबाव डालकर अभी साथ में ऐलान हो जाता, तो कांग्रेस के लिए बहुत बेनिफिशियल होता। और मैं कहता हूं केवल कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे महागठबंधन के जितने भी घटक हैं उसको भी इससे फायदा होता। लेकिन पता नहीं कि ये लालू यादव, तेजस्वी यादव इसके लिए राजी नहीं हुए, या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस समय इस पर इतना जोर इसलिए नहीं दिया कि पहले ही महागठबंधन में इतने सारे विवाद खड़े हो गए हैं, और अब अगर ये भी शुरू कर दिया गया तो फजीहत होनी तय है। तो शायद ये भी एक स्ट्रेटजी रही होगी कि पहले ये जो विवादों का माहौल है उसको खत्म किया जाए। विवाद किया क्यों था? क्या कारण था जो अब मिल गया, फिर विवाद शांत कर लिया? कुछ तो कारण होगा जिसके लिए विवाद किया होगा। नहीं, किस विवाद की बात कर रहे हैं आप? जो कांग्रेस ने पहले कहा कि सीएम फेस घोषित नहीं कर रही है तेजस्वी यादव को, अब महागठबंधन ने, गहलोत ने बैठ के कहा कि सीएम फेस हैं, डिप्टी सीएम ये हैं। तो इसमें कांग्रेस ने जो बीच में नाराजगी दिखाई, उसका क्या क्या कारण था और क्या मिल गया अब उनको जो नाराजगी खत्म हो गई? देखिए, कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए बार्गेन कर रही थी। हाँ। और यहाँ पर कांग्रेस को कम सीटें देने की बात आरजेडी कर रही थी। पिछली बार 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। इस बार वो 78 सीटें शुरू में मांग रही थी, और यहाँ आरजेडी 50 सीटों के आसपास देने को तैयार था। कांग्रेस की सीटों में से ही निकालकर मुकेश सहनी को सीट देना चाहते थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट देना चाहते थे। तो कांग्रेस इस प्रेशर में थी, बार्गेन भी कर रही थी, प्रेशर भी डाल रही थी।
अब जबकि सीटों का बंटवारा एक तरह से हो चुका है और उसने बहुत ज्यादा विवाद पैदा कर दिया है और उसका दोष भी कांग्रेस पर सबसे ज्यादा आ रहा था, इसलिए मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी पार्टी होने के नाते 2 कदम पीछे खींच लिए और इस विवाद को शांत किया ताकि मैसेज ये जाए कि महागठबंधन एक है, एक लीडर तेजस्वी यादव हैं और इस दौरान अगर मुकेश सहनी छोड़ के जाते तो उसका भी बहुत खराब मैसेज जाता कि ये तो अभी शुरू नहीं हुए और ये छोड़ के चले गए। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में मुकेश सहनी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से छोड़कर चले गए थे और उससे बिल्कुल। फजीयत हुई थी। तो अब शायद वो स्थिति से बचने के लिए ये स्ट्रेटजी अपनाई गई कि अभी तुरंत कोई विवाद न खड़ा किया जाए और आने वाले दिनों में फिर कैसे इसको प्रोजेक्ट करेगी या देखिए मुकेश सहनी 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 5-6 सीटों से ज्यादा वो क्या जीत पाएंगे। जो जो उनकी हैसियत है, पिछली बार भी 4 सीटें वो जीते थे, 4 विधायक थे, वो भी बीजेपी तोड़ के ले गई थी। तो उनके पास तो अब एक भी विधायक नहीं है। लेकिन ठीक है कि एक छोटा सा वोट बैंक है जो कि कई सीटों पर डिसाइसिव भी है, उसका एडवांटेज मिल सकता है गठबंधन को। तो ठीक है, ये पहले से मान के जा रहा था कि शायद तेजस्वी यादव ने उनसे वादा किया है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप के लिए आपका नाम रहेगा और ठीक है, एक बड़े जो पिछड़े तबका है उसको एक मैसेज भी मिल गया, मल्लाहों के अलावा भी जो दूसरी जातियां उनको भी मैसेज मिल गया। अब सवाल राजेश राम का रह गया है, तो राजेश राम के मामले में कांग्रेस दबाव नहीं डाल पाई या लालू यादव और तेजस्वी यादव ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि माना जाता है कि जो यादवों की बिरादरी है उसमें दलितों को लेकर एक रिजर्वेशन रहा है, दलितों से उतनी नहीं बनी। हालांकि मुझे लगता है ये भी गलत है, एक समय तो लालू यादव के साथ ही दलित आ गए थे, तो जब अब कांग्रेस साथ में है तो उनके आने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं कोई पेच है या फिर कोई स्ट्रेटजी है कि हम अभी राजेश राम को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, या फिर ऐसा मैसेज ना लगे कि देखिए अभी तो सरकार भी नहीं बन रही है, यहाँ दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर पीछे लगा दिए गए हैं तेजस्वी यादव की। तो ये तमाम चीजें हैं, इनका इनसे पर्दा उठना बाकी है। लेकिन ये जरूर है कि अगर राजेश राम का नाम घोषित कर दिया गया होता तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट महागठबंधन के प्रदर्शन पर डालने वाला था, क्योंकि राजेश राम अब अक्रॉस द बिहार पहचाने जाते हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते, दलित नेता के नाते, और एक बड़ा वोट बैंक चूंकि है वहां पर दलितों का, अगर उसमें सेंधमारी कर पाता महागठबंधन तो एनडीए को कई तरह से नुकसान होता, न केवल चिराग पासवान को बल्कि महादलितों में भी सेंध लगती, जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है। थोड़ा बहुत वोट जो बीजेपी को मिल जाता है वो भी उसका भी क्षरण होता। तो आपको क्या लगता है, हमने पिछली बार भी बात करी तो निष्कर्ष मुझे समझ आया वो ये था कि राहुल की राजनीति बिहार में एक इम्पैक्ट छोड़ेगी और कुछ उससे होगा। राहुल की राजनीति का ये था कि बीजेपी रेबड़ियां बांट रही है, ये सब कुछ कर रही है, लेकिन जिस प्रकार की राहुल राजनीति कर रहे हैं, दलितों की और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो अगर दलित को उन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया तो कुछ ना कुछ होगा। आपको लगता है कि राहुल का वो तो इम्पैक्ट पड़ नहीं पाएगा, तो जो बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा दांव माना जा रहा था, खासकर मैं तो उसको मान ही रहा था, उसको अगर ऐसा करते तो वो दांव खुद ब खुद फेल कर लिया, तो अब इनके पास दांव क्या है कि जो बेरोजगारी की बात करेंगे, एसआईआर की बात करेंगे, और क्या बात करेंगे फिर? नहीं, देखिए अभी आप जल्दबाजी ना करें इस निष्कर्ष पे पहुंचने में। राहुल गांधी किस समय इंटरवीन करेंगे, किस तरह से राजेश राम को आगे ले जाकर खड़ा कर देंगे, कोई नहीं जानता। अभी तो बहुत सारी रैलियां, चुनाव प्रचार होना है, कहाँ वो किस तरह से संकेत दे देंगे। और कांग्रेस भी, जो चीज आप हम डिस्कस कर रहे हैं, कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है कि अगर बिहार में उनको अपना भी जनाधार बनाना है और जो जिस एजेंडा के साथ वो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं, अगर अपने लोगों को भी उस तरह से प्रमोट नहीं करेंगे तो उसको भी एक सेटबैक लगता है। तो मुझे लगता है कि आपको अभी अगले हफ्ते 10 दिन वॉच करना होगा, जब ये तमाम लीडर मैदान में उतरेंगे और जो एक संभावना छोड़कर अशोक गहलोत चले गए हैं, उस संभावना में क्या काम होता है।
क्या राहुल गांधी लालू यादव को मना लेंगे या राहुल गांधी अलग ढंग से राजेश राम को प्रोजेक्ट कर देंगे? क्योंकि किसी भी सूरत में मुझे लगता है अगर ठीक-ठाक प्रदर्शन महागठबंधन करता है, तो 20 से 25 सीटें तो कांग्रेस भी जीतने की स्थिति में है। पिछली बार जब 19 जीत सकती थी, तो इस बार ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस बेहतर होने की संभावना है। अगर 25 सीटों तक पहुँच गई, तो फिर उनका कैंडिडेट क्यों डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा? क्योंकि वो गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होगी और उसमें राजेश राम का तो लेकिन सवाल ये है कि चुनाव के पहले आपको बताना पड़ेगा, तब आपको दलितों का सिर्फ इससे नहीं होगा कि चुनाव बाद कौन बनता है, तब तक तो चुनाव निकल चुके। तो अभी ही प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ये किस तरह से करते हैं, ये देखने की बात। आखिरी सवाल, अब तो महागठबंधन ने अपना सीएम फेस घोषित कर दिया और अब एनडीए पे चलते हैं। वो अभी भी उनका नीतीश नेतृत्व कर रहे हैं, सीएम फेस तो नहीं है। और अशोक गहलोत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही थी कि हमारा तो हो गया, हमारा नेता तेजस्वी है। आप बताइए, नेतृत्व से काम नहीं चलेगा, तो अब वो उधर क्या होगा? कुछ चुलबुलाहट होगी, कुछ खलबली मचेगी? नहीं, वहां तो अभी से पैनिक का माहौल बन गया है। आप चिराग पासवान का स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने पलट कर अब कह दिया कि नीतीश कुमार ही होंगे। ये कैसे हो गया? चिराग पासवान जो नीतीश कुमार के बिल्कुल कहते हैं जानी दुश्मन टाइप के बने हुए हैं, नीतीश कुमार उनकी पार्टी पर के परफॉर्मेंस पर प्रभाव डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, कम सीटें जीत पाए वो, अब वो कहने लगे। इसका मतलब है कि गठबंधन के दूसरे जो घटक हैं, वो भी महसूस कर रहे हैं कि अगर अब नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट ना किया गया, तो फिर ये उल्टा पड़ जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार के मामले में अमित शाह ने वो जो अर्ध सत्य जैसी बात कह दी, उससे मैसेज बहुत खराब चला गया जेडीयू के अंदर भी और जनता के बीच में भी। तो अब ये अमित शाह की मजबूरी है, मोदी की मजबूरी है, बीजेपी की मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार को घोषित करें। और इसीलिए आप चिराग पासवान के स्टेटमेंट में देखेंगे कि कैसे घुमा फिराकर उन्होंने अमित शाह के स्टेटमेंट को नीतीश कुमार से जोड़ दिया है कि नीतीश कुमार ही भावी मुख्यमंत्री भी होंगे अगर एनडीए जीतता है तो। तो फंस तो गई है बीजेपी, फंस गए हैं अमित शाह, लेकिन इससे निकलेंगे कैसे, किस तरह से रफू करेंगे, ये देखने की बात। बिल्कुल, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महागठबंधन की जो पेच सुलझा, उसके बाद अब राजनीति की जो बिहार की राजनीति है उसने एक नया मोड़ तो ले लिया है। अब एनडीए में भी जैसा कि मुकेश जी ने कहा कि कुछ ना हलचल होने लगी है, नीतीश को लेकर बात आगे बढ़ने लगी है। अब महागठबंधन में आगे क्या होता है, कैसे नीतीश और तेजस्वी साथ में मिलकर कैंपेन करते हैं और एनडीए में क्या होता है, हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.